Hello guys, welcome to Amika Gens. Today we will discuss Natural Law School, a main topic of subject Jurisprudence. हम इस सीरीज़ में Jurisprudence का सिलेबस जो मेनली एक लॉ स्टूडेंट को पता होना चाहिए उसको कवर करेंगे, के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंड मैनी अदर्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो. ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल लॉ स्कूल के साथ. नेचुरल लॉ स्कूल शुरू करने से पहले अगर हमें 4 बातों का पता हो तो हमारे लिए नेचुरल लॉ स्कूल जानना कोई बड़ी बात नहीं है. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस. इसको एक बोरिंग सब्जेक्ट के तौर पर ना पढ़ें और आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस सब्जेक्ट को थोड़ा फिलोसफिकल सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ें. इस सब्जेक्ट को थोड़ा फिलॉसफी के साथ रिलेट करके चलें. इसके अंदर कुछ बातें ऐसी आएंगी जो हमें लगेंगी कि बड़ी इररेलेवेंट है, बट वो कहीं ना कहीं रेलिवेंट हैं इस टाइम पे, तभी आज हम उनको पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ नेचुरल लॉ स्कूल? पहले हमें ये पता होना चाहिए. सेकंड थिंग इज़ कि उसके सोर्सेज क्या क्या हैं. थर्ड थिंग, अगर कोई थ्योरीज है तो कितनी थ्योरीज हैं और उनका एक्सप्लेनेशन क्या क्या है. तो स्टार्टिंग विद द पॉइंट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ नेचुरल लॉ स्कूल? नेचुरल लॉ स्कूल का मतलब क्या है? अब देखिए, नेचुरल लॉ स्कूल तो तब बनेगा, पहले नेचुरल लॉ का मतलब पता होना चाहिए. व्हाट डू मीन बाय नेचुरल लॉ? नेचुरल लॉ मीन्स दोज रूल्स और प्रिंसिपल्स विच आर कंसिडर्ड टू बी हैव एनिमेटेड फ्रॉम सुप्रीम सोर्स. मीन्स कि वो रूल्स या प्रिंसिपल जो यह माना जाता है कि जो सुप्रीम सोर्स से उत्पन्न हुए हैं. अब सुप्रीम सोर्स का मतलब ये है जो किसी अथॉरिटी ने एनेक्ट ना किए हों. मीन्स पॉलिटिकल या वर्ल्डली अथॉरिटी ने एनेक्ट ना किया हो. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज सम ऑफ द थिंकर believe that these rules have divine origin and some finds their source in nature and other believes reason as a source. अब जो कुछ थिंकर्स हैं, फिलोसफिकल थिंकर्स हैं, जो वो कुछ सोचते हैं कि ये इसका जो ओरिजिन है वो डिवाइन ओरिजिन है. कुछ सोचते हैं कि ये नेचर से उत्पन्न होता है. कुछ सोचते हैं कि रीज़न एज अ सोर्स. रीज़न क्या होता है इसको आगे डिस्कस करेंगे. ओके, अब हमें पता होना चाहिए कि मेनली इसका सोर्स है क्या. तो कुछ जूरिस्ट ने ये मानते हुए ये बताया कि सुप्रीम सोर्स का मतलब यहाँ पे है कि नेचुरल लॉ इज़ एन आउटकम ऑफ डिवाइन लॉ. नेचुरल लॉ एक डिवाइन लॉ का आउटकम है, या फिर मॉरल लॉ का, या फिर लॉ ऑफ नेचर है. कुछ इसको नेचुरल लॉ भी कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं, या लॉ ऑफ गॉड भी कहते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अनरिटन लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो नेचुरल लॉ होता है ये अनरिटन फॉर्म में होता है. एग्जाम्पल, अगर आज के टाइम पे हम नेचुरल लॉ को डिस्कस करें तो एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको अभी सजेस्टेड में मिल रहा होगा. उसके अंदर मैंने आपको बताया था ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम एक लीगल मैक्सिम है जिसमें यह बताया गया कि नो पार्टी कैन बी अनहर्ड. ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी चीज़ से रिलेटेड तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को सुनकर उसको डिसीजन दे दिया जाए, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है. ये नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज नो मैन कैन बी जज इन हिज ओन केस. कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में खुद ही जज नहीं हो सकता. ये भी एक नेचुरल लॉ का प्रिंसिपल है. ओके, तो अभी हम रिलेट कर पा रहे हैं कि नेचुरल लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या इसका रेलेवेंस है आज के टाइम पर, और क्यों हम इतनी पुरानी बातों को आज छेड़ के बैठे हैं. ओके, क्यों हम इतनी पुरानी बातों को आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. तो नेक्स्ट थिंग इज थ्योरीज. इस नेचुरल लॉ स्कूल के अंदर 4 प्रकार की जो थ्योरीज होती हैं. जो द फर्स्ट थ्योरी इज एंशिएंट थ्योरी. सेकेंड थिंग इज मेडिवियल थ्योरी. द फोर्थ इज रेनेसांस थ्योरी. द फिफ्थ वन इज मॉडर्न थ्योरीज. ओके, सो हमारे पास 3 जो टाइम पीरियड आते हैं, जैसे कि एक ग्रीक में आता है, एक रोम का आता है, एक हिंदू का आता है. तो इनकी अलग अलग तीनों ये जगह अलग अलग हैं, तो इनकी जो मान्यताएं होंगी वो भी अलग अलग होंगी. इनके अंदर जो जूरिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, वो भी अलग अलग होंगे, ऑब्वियस है. तो जो पहले आते हैं हमारे पास वो आते हैं हेराक्लाइटस. ओके, दूसरे हैं सोक्रेट्स, तीसरे हैं एरिस्टोटल, और रोम के अंदर आते हैं स्टोइक्स. तो एंशिएंट थ्योरीज से स्टार्ट करते हुए हम ग्रीक में बताते हैं. एक ग्रीक थिंकर थे, उन्होंने नेचुरल लॉ के आइडिया को डेवलप किया और कुछ एसेंशियल फीचर्स बताए. ठीक है, जो हेराक्लाइटस हैं उन्होंने बताया, वो पहले ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने इन 3 चीज़ों को बताया नेचुरल लॉ के बारे में, डेस्टिनी, ऑर्डर एंड रीज़न. अब जो रीज़न है
इसको बहुत इम्पॉर्टेंट बताया गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट एसेंशियल बताया गया है नेचुरल लॉ का। तो याद रखिए, ग्रीक के टाइम में हमने जो सबसे पहले बात की है वो बात की है रीज़न की। ओके, यहाँ पर हम की पॉइंट्स बनाते चलेंगे जिससे हमें याद हो जाएगा कि हमने एंशिएंट थ्योरीज में क्या पढ़ा है और मेडिवल में और अदर थ्योरीज में हमने क्या क्या पढ़ा है, जिससे हमें ये याद रहेगा। ओके, सो रीज़न इज़ पॉइंटेड आउट दैट रीज़न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल है। अब रीज़न हमें पता होना चाहिए कि रीज़न होता क्या है। एक्चुअली रीज़न क्या होता है कि रीज़न का मतलब होता है कि वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स, अगर कोई पहले प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश्ड हैं तो उन्हें हम रीज़न कहते हैं। या फिर कुछ और अदर सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें कि रीज़न का मतलब होता है जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, मतलब जो न्यायपूर्वक हो, जो फेयर हो, जो जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई झोल ना हो, कोई पार्शियलिटी ना हो, और रीजनेबल हो। ओके, इसे हम कहते हैं रीज़न। एज देयर वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एट दैट टाइम, इसका जो सार है मैं आपको बताता हूँ। इस टाइम पे क्या हुआ था कि जहाँ पे ये ग्रीक थिंकर हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो गवर्नमेंट है वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही हैं और लॉ के अंदर भी चेंजेस किए जा रहे हैं। ओके, तो ये जो फ्रीक्वेंट लॉ के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं ये इस चीज़ को दर्शाते हैं कि कुछ थिंकर्स हैं वो सोचते हैं कि इनको कैसे रोका जाए। ओके, कुछ जूरिस्ट जो हैं वो इस वे में सोचते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को लागू किया जा सकता है, यहाँ पर उनको डिस्कवर किया जा सकता है। तो उन्होंने गवर्नमेंट को टैकल करने के लिए और उनकी एक आर्बिट्रेरीनेस को रोकने के लिए इन्होंने नेचुरल लॉ का प्रिंसिपल देने की सोची। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज प्रोमिनेंट प्लेस है जिनका एंशिएंट टाइम से, उनका नाम है सोक्रेट्स। इनके एक मेन पॉइंट को ध्यान रखिए, इनकी पूरी सारी थ्योरीज हमें समझ आ जाएगी। ह्यूमन इंसाइट, ओके, ये की पॉइंट है इसका। जैसे फर्स्ट वाले में रीज़न था, सेकंड वाले में ह्यूमन इंसाइट है। तो हम इसको ऐसे डिस्कस करते हैं। ही वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ट्रूथ एंड मॉरल। ओके, सोक्रेट्स जो हैं उनका ऐसा बिलीव है कि जैसे नेचुरल फिजिकल लॉ है, नेचुरल फिजिकल लॉ वो होता है जैसे साइंटिफिक लॉ होते हैं, ऑब्जर्वेशंस के साथ बनाए जाते हैं, तो वैसे ही नेचुरल मॉरल लॉ भी है। ओके, बिकॉज क्योंकि जो एक व्यक्ति होता है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो अपने अच्छे या बुरे को जान सकता है। उसके अंदर एक आवाज़ आती है ना जो हमें रोकती है अच्छा करने से या बुरा करने से, तो वो है गुड एंड बैड की कैपेसिटी को रोकने के लिए, उसे हम कहते हैं ह्यूमन इंसाइट। इट इज़ ओनली इंसाइट अकॉर्डिंग टू हिम विच अ मैन इज एबल टू इनकलकेट द मॉरल वैल्यूज टू हिम। ह्यूमन इंसाइट ही है जो एक व्यक्ति के अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसको उत्पन्न कर सकती है। अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स दैट जो भी धार्मिक नहीं है वो पाप है। ओके, जस्टिस में बी गिवन इन टू काइंड्स, उनके मुताबिक जस्टिस दो प्रकार से दी जा सकती है, नेचुरल जस्टिस या लीगल जस्टिस। जो रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं वो एप्लीकेबल होते हैं इन द प्लेस यूनिफॉर्मली। देखो, जो नेचुरल जस्टिस के इनके अकॉर्डिंग जो नेचुरल जस्टिस के जो रूल्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सली यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होते हैं, बट जो लीगल जस्टिस है वो टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस डिफर करती रहती है। अब इंडिया में जो लॉ है वो अमेरिका में लॉ होगा ज़रूरी तो नहीं है, अब जो अमेरिका में लॉ है वो चाइना में लॉ होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। तो जो लीगल जस्टिस है उनका जो अपना जो सिविल लॉ है वो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिफर कर सकता है फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। नेक्स्ट थिंग इज, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंकर और जूरिस्ट, एमिनेंट जूरिस्ट एरिस्टोटल। सो गाइस, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग एरिस्टोटल। एमिनेंट जूरिस्ट एरिस्टोटल केम आउट विद अ मोर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचुरल लॉ। उनके अकॉर्डिंग मैन इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। ओके, उनके मुताबिक जो मैन है वो नेचर का पार्ट है दो प्रकार से। पहला कि वो क्रिएशन है किसका, गॉड का, ही इज़ अ क्रिएशन ऑफ गॉड। सेकेंड थिंग, ही पोजेसेस द क्वालिटी ऑफ रीजन। देखिए फर्स्ट थ्योरी जो थी हमारे पास, द सेकेंड इज इंसाइट वाली, ह्यूमन इंसाइट, विच एनेबल्स हिम टू डेवलप हिज ओन विल। ओके, उनका मानना यह था कि जो एक मैन है वो नेचर का पार्ट है और वो इस पोजीशन में है क्योंकि उसके पास अपनी मर्जी है, रीजंस हैं, इंसाइट है, तो वो अपने लिए लॉ एनेक्ट कर सकता है जस्टिस पाने के लिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल,
पॉजिटिव लॉ शुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेटेड टू विद natural laws, but if it is not so then also they should be obeyed. मीन्स एरिस्टोटल जी का कहना यह है कि पॉजिटिव लॉ को इनकॉर्पोरेटेड हो जाना चाहिए, शामिल हो जाना चाहिए नेचुरल लॉ के अंदर। अगर वह फिर भी नहीं होते हैं तब भी उनको ओबे किया जाना चाहिए। पॉजिटिव लॉ वो होते हैं जो एक ह्यूमन इनेक्ट करता है। ओके, laws enacted by parliament by any kind of legislation is known as positive law. Okay, रोम, नेक्स्ट थिंग इज रोम। अब रोम को हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, स्टोइक्स जो हैं यहाँ पर हमें बताएंगे बिल्ट अपॉन द थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन उसको कुछ ट्रांसफॉर्म किया, उसको तो चेंज किया। ट्रांसफॉर्म किस फॉर्म में कर दिया? एथिकल थ्योरी के अंदर। एथिकल थ्योरी के अंदर इन्होंने इसको चेंज कर दिया। अकॉर्डिंग टू हिम वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय रीजन, उनके मुताबिक जो दुनिया है उसको कौन गवर्न कर रहा है? उसको कर रहे हैं रीजन्स। ओके, एक मैंस रीजन्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, देयरफॉर व्हेन ही लिव्स अकॉर्डिंग टू द रीजन ही लिव्स अकॉर्डिंग टू द नेचर। ओके, कि जब कोई व्यक्ति रीजन्स के अकॉर्डिंगली रह रहा है, जी रहा है, तो वह नेचर के अकॉर्डिंग रह रहा है। हम इसे कह सकते हैं तो नेचुरल रह रहा है, तो मतलब वो ओबे किसको करे? नेचुरल लॉ को। मीन्स रीजन इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल लॉ, इट इज अ ड्यूटी ऑफ मैन टू ओबे नेचुरल लॉ। आदमी की, व्यक्ति की ये ड्यूटी है कि वो नेचुरल लॉ को ओबे करे। एज अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स लॉ ऑफ नेचर इज बाइंडिंग ऑन एवरीवन। दिस थ्योरी ऑफ स्टोइक्स हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस अपॉन द ज्यूरिस्ट ड्यूरिंग द रिपब्लिकन पीरियड। रिपब्लिकन पीरियड में भी ज्यूरिस्ट जो थे वो स्टोइक्स की जो इस थ्योरी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, इन्होंने और ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च किया। ठीक है, तो अब टाइम पीरियड आता है हिंदू इंडिया का। अकॉर्डिंग टू हिंदू व्यू जो लॉ है वो किसने दिया? भगवान ने दिया है। लॉ इज गिवन बाय श्रुति मीन्स वेदास एंड स्मृतिज। इसमें बताया गया है कि जो किंग है वो एग्जीक्यूटिव है। किंग लॉ मेकर तो नहीं है, एग्जीक्यूटिव है। लॉ मेकर तो भगवान है, एग्जीक्यूट कौन करवाता है? किंग। बट वो खुद भी उसके साथ बाउंड है, उसको वो लॉ खुद भी फॉलो करना है। बट पुराण में ये बताया गया है अगर किंग एस्टेब्लिश्ड लॉ के अगेंस्ट कोई काम करता है तो उनको उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। सो गाइस, नाउ डार्क एजेस, एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एंशिएंट टाइम का छोटा समय काल जिसको हमने डार्क एज का नाम दिया। उसको हमने डार्क एज क्यों कहा? क्योंकि उस टाइम पर क्या हो रहा था, जो जनसंख्या थी उसमें बहुत उतार चढ़ाव आ रहे थे। ठीक है, और इकोनॉमिक थी, जो कल्चरल जो था वो ख़त्म होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। तो इस टाइम पीरियड को डार्क एजेस कहा गया। इस टाइम के एमिनेंट जूरिस्ट सेंट ऑगस्टाइन ने क्या बताया हमें? इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू हिम नेचर इज़ करप्ट। इनके मुताबिक नेचर जो है करप्ट है और हमें मिसलीड करता है, तो इसको फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। इनके मुताबिक ऐसे कहते हैं कि जो नेचर है उन्होंने किसी को तो बाय बर्थ ही मतलब विकलांग बना दिया और किसी को हेल्दी बना दिया। ठीक है, तो इसलिए नेचर यहाँ पर करप्ट है, मिसलीड करता है, तो हम उसके लॉज को क्यों फॉलो करें? तो उन्होंने कहा कि उसको तो बल्कि डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। उन्होंने कहा इफ़ ह्यूमन्स लॉज आर कंट्रेरी टू द लॉ ऑफ गॉड दे आर टू बी डिस्कार्डेड। ह्यूमन लॉ के मतलब, ह्यूमन लॉ किसके लॉ हैं? ह्यूमन लॉ मीन्स पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉज अगर लॉ ऑफ गॉड मीन्स नेचुरल लॉ के अगर अगेंस्ट हैं तो उनको डिसगार्डेड कर देना चाहिए। ठीक है, और दिस अप्रोच इज़ कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट टू द थ्योरीज डिस्कस अर्लियर। जो हमने थ्योरीज अभी पढ़ी हैं उसमें बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि वो तो नेचुरल लॉ को ओबे करने की बात करते हैं और ये क्या कह रहे हैं कि नेचर इज़ करप्ट, सो उसको फॉलो ही नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल अलग थी। इस थ्योरी को थोड़ा और मोल्ड करके ट्रांसफॉर्म किया कि इन्होंने मेडिवल थ्योरीज के अंदर क्रिश्चियन फादर्स ने। एक्विनास जो हैं चर्च ने बताया कि जो चर्च हैं वो लॉ गिवर हैं। जैसे हमने हिंदू में बताया था ना अभी कि जो भगवान है वो लॉ गिवर है, यहाँ पर चर्च आ जाते हैं। उन्होंने पुरानी रूढ़िवादी जो इंटरप्रिटेशन थी नेचुरल लॉ की उसको छोड़ा और एक और ज़्यादा एरिस्टोटल जैसे भी ज़्यादा एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक थ्योरी दी किसकी? नेचुरल लॉ की।
इन्होंने बताया, ही डिफाइंड कि एक जो एज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन फॉर द कॉमन गुड मेड बाय हिम हु हैज़ केयर ऑफ द कम्युनिटी। उन्होंने बताया कि जो लॉ है उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ गॉड, सेकंड नेचुरल लॉ, थर्ड डिवाइन लॉ, फोर्थ वन इज ह्यूमन लॉ। ओके, यहाँ पर हमें बताया नेचुरल लॉ इज अ पार्ट ऑफ डिवाइन लॉ। ओके, और उन्होंने क्या बताया कि जो ह्यूमन लॉ है या पॉजिटिव लॉ जिसे हम कहते हैं, वो किस लिए होता है, वो अफेयर्स को और रिलेशंस को गवर्न करने के लिए होता है। अकॉर्डिंग टू हिम जो पॉजिटिव लॉ है वो उस एक्सटेंट तक वैलिड है जब तक वो नेचुरल लॉ के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बन जाता। ओके, इस थ्योरी की मेरिट्स क्या क्या हैं? जो एक्विनस है वो परफेक्टली ब्लेंडेड एरिस्टोटल थ्योरी विद दैट ऑफ क्रिश्चियन फेथ एंड बिल्ट अ लॉजिकल थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। इन्होंने एरिस्टोटल जी की थ्योरी को अपनी थ्योरी के साथ मिला दिया और बढ़िया तरीके से लॉजिकल वे में नेचुरल लॉ थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ही प्लीडेड फॉर एस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ द चर्च ओवर द स्टेट। उन्होंने कहा कि चर्च को एक अथॉरिटी बना देनी चाहिए जो स्टेट के ऊपर गवर्न करेगी। अकॉर्डिंग टू हिम सोवरेन हैज़ लिमिटेड पावर, सोवरेन के पास भी लिमिटेड पावर होती हैं। और कैथोलिक मॉडर्न जूरिस्ट ने भी इनकी थ्योरी को अपनाया बट कुछ मॉडिफिकेशंस किए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हम नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है वो आती है रेनेसांस थ्योरी। रेनेसांस थ्योरी, ओके, इसके अंदर हम मेनली बात करेंगे हॉब्स एंड रोसो के बारे में। पीरियड मार्क्स अ जनरल अवेकिंग एंड emerging of new ideas in all fields of knowledge। ओके, अब हर फील्ड ऑफ नॉलेज की डेवलपमेंट हो रही थी, न्यू आइडियाज़ आ रहे थे। तो क्या होता है कि डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स लेड टू एमरजेंस ऑफ न्यू क्लासेस का एमरजेंस हुआ दैट वांटेड मोर प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट, जिन्हें प्रोटेक्शन चाहिए थी स्टेट से। इट गेव बर्थ टू नेशनलिज्म। अब जो वहाँ पे क्लासेस थी वो अपना अपना सोचने लग गई, अपने अपने देश अपने अपने बारे में सोचने लग गई। दिस फैक्टर्स टुगेदर ओवर थ्रू अ डोमिनेंस ऑफ चर्च। उन्होंने जो डोमिनेंस ऑफ चर्च था वो छोड़ दिया। दिस थ्योरी बिलीव ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक टर्म यहाँ पर यूज़ की गई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, दिस थ्योरी विद बिलीफ ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज द बेसिस ऑफ सोसाइटी। और उन्होंने बताया कि इस थ्योरी में हम बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की। ओके, जो ग्रोशियस हैं उन्होंने अपनी लीगल थ्योरी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बेस पर बनाया। उन्होंने कहा कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ सोवरेन टू सेफ गार्ड द सिटीजन बिकॉज दे हैव सरेंडर्ड देयर राइट्स एंड फ्रीडम। उन्होंने क्या बताया, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सोवरेन कि वो सिटीजन्स को हर प्रकार से प्रोटेक्शन दे क्योंकि उन्होंने अपने राइट्स एंड फ्रीडम्स सोवरेन को सरेंडर किए हुए हैं। ओके, सोवरेन इज बाउंड बाय नेचुरल लॉ एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट टू ओबे हिम। सोवरेन जो हैं वो नेचुरल लॉ से बाउंड हैं और जो सिटीजन्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो उन्हें ओबे करें। उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो उनकी सोवरेन को पावर से हटा सकें या फिर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकें। प्रिंसिपल्स जो ग्रोशियस ने हमें बताए, उन्होंने बताया कि जो हर प्रकार की जो गवर्नमेंट होती हैं वो इक्वल होती हैं। गवर्नमेंट्स आर फ्री इन देयर फॉरेन रिलेशंस। ठीक है, गवर्नमेंट आर बाउंड बाय देयर एग्रीमेंट बिकॉज टू फुलफिल अ प्रॉमिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो गवर्नमेंट्स हैं वो बाउंड होती हैं अपने एग्रीमेंट्स के द्वारा, क्योंकि प्रॉमिस जो वो एग्रीमेंट में करते हैं उसका फुलफिल करना एक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, नेचुरल लॉ का। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे एमिनेंट जूरिस्ट हॉब्स की। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हॉब्स थ्योरी ऑल्सो प्रिसीड्स फ्रॉम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से आती है। प्रायर टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लाइफ वॉज टफ, लाइफ बहुत टफ थी, पेनफुल थी। अल्टीमेटली दे एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि फिलोसफिकल तरीके से सोचिए। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके पास कागज़ पेन के साथ नहीं गए, लेकिन फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, स्टेट और सोवरेन मस्ट हैव एब्सोल्यूट पावर्स। हॉब्स एडवाइजेस अ सोवरेन दैट ही मस्ट कमांड विद द नेचुरल लॉ। हॉब्स ने बताया कि जो सोवरेन है वो कमांड करेंगे नेचुरल लॉ के साथ, और जो सिटीजन्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने अपनी लाइफ एंड प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए सोवरेन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ओके, इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी।
एमिनेंट ज्यूरिस्ट जॉन लॉक के व्यू के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ नेचर वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट हॉब्स। वो हॉब्स के जो उन्होंने बताया, हॉब्स की जो थ्योरी है उसकी बिल्कुल अगेंस्ट है। उन्होंने बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले भी लोग हैप्पी रहते थे, जबकि हॉब्स ने बताया कि बहुत टफ थे और पेनफुल लाइफ थी। इन्होंने बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले भी लोग हैप्पी रहते थे, बट उनके पास एक फियर रहता था उनके मन में उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि कहीं हमारी कोई प्रॉपर्टी न छीन ले। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आए और अपनी प्रॉपर्टी का उन्होंने जो राइट था वो स्टेट को दे दिया ताकि वो उसको प्रोटेक्ट करें। पीपल ने, लोगों ने, सब्जेक्ट्स ने सरेंडर नहीं किए अपने राइट्स। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेंटेन नेचुरल राइट ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, अब बात आती है रूसोसो की। एमिनेंट ज्यूरिस्ट रूसोसो, अंडर रूसोसो नेचुरल लॉ एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इन्होंने एक अलग ही इंटरप्रिटेशन की। अकॉर्डिंग टू रूसोसो, मैन एंटर्ड इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द राइट ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम। उनके मुताबिक जो व्यक्ति हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में आए किस चीज़ के लिए, अपने राइट्स ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम को बचाने के लिए सॉवरेन के साथ। बट वॉट एवर द लॉ शुड बी एनेक्टेड इट शुड बी जनरल विल ऑफ द पीपल, कि जो कुछ भी लॉ एनेक्ट होगा वो जनरल विल ऑफ द पीपल होना चाहिए। जनरल विल ऑफ द पीपल मीन्स अकॉर्डिंग, जैसे हमारे प्रियम्बल में बताया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट एनेक्ट्स द लॉ, बट वो जनरल विल माना जाता है कि जनरल विल है हमारी उसके अंदर। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। नाउ मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज में हम बात करेंगे 19th सेंचुरी की। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में नेचुरल लॉ को बिल्कुल ही डिक्लाइन कर दिया गया। नेचुरल लॉ को बिल्कुल मानना छोड़ दिया गया, क्योंकि एक हिस्टोरिकल रिसर्च हुई जिसने ये बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो तो एक मिथ था। ठीक है, फिर जब 19th सेंचुरी के बाद जब एनालिटिकल स्कूल्स आते हैं, हिस्टोरिकल स्कूल आते हैं, तो उसके बाद फिर 20th सेंचुरी में टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी रिवाइवल ऑफ द नेचुरल लॉ थ्योरीज टुक प्लेस। फिर से जो नेचुरल लॉ है वो जिंदा हो जाते हैं। इसका कारण यह भी है कि जो थ्योरीज 19th सेंचुरी में थी उसके रिएक्शन के अगेंस्ट नेचुरल लॉ को जिंदा किया गया। पॉजिटिव जो अप्रोच थी वो फेल हो गई। ठीक है, पीपल जो थे, जो लोग थे, अब वो फेड अप हो चुके थे इससे, और वर्ल्ड वार भी चल रहा था। मॉडिफिकेशन की, नेचुरल लॉ ने अपने अंदर मॉडिफिकेशंस की, और उस टाइम पे फेसिज्म एंड मार्क्सिज्म की जो थ्योरीज चल रही थी उससे भी लोग बहुत फेड अप हो गए थे। तो आगे एक जूरिस्ट आते हैं, स्टेमलर हमें बताते हैं, अटेम्प्ट ऑफ एवरी पॉजिटिव लॉ इज जस्ट लॉ, द हार्मनी ऑफ विच द एंड पर्पज changes place to place and time, and for that one must come into actual contact of the living social world. Next is eminent jurist Fuller, jurist of new natural law in 20th century. 20th century में हमारे पास एक नए jurist आए नए नेचुरल लॉ के लिए। उन्होंने बताया, उन्होंने किस चीज़ की निंदा करी, डिनाइज द सेपरेशन ऑफ लॉ, what is law and what the law is ought to be, कि भाई लॉ है क्या और लॉ क्या होना चाहिए। इन दोनों की जो तुलना की जाती है थ्योरीज में उसको इन्होंने डिनाई किया। नेचर डज नॉट प्रेजेंट विद अस इज एंड ऑट, जो हमारे पास नेचर है वो हमारे पास ऐसे नहीं है कि नेचर क्या है और नेचर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो नेचर ही क्रिटिसाइज द सेपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम मॉरल। उन्होंने बताया कि लॉ और मॉरल जो हैं वो दोनों एक ही चीज़ है, इनको दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जा सकता, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जा सकता। उन्होंने दो चीज़ें बताई, मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन एंड मोरालिटी ऑफ ड्यूटी। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो हमारे एनफोर्सेबल भी हैं, ठीक है, वो तो है मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन, एंड मोरालिटी ऑफ ड्यूटी क्या है, जो नॉट एनफोर्सेबल है। देखो, इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्सेबल अलग अलग चीज़ें हैं। इम्प्लीमेंटेशन ड्यूटीज़ का किया जा सकता है डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स में, बट लेकिन उनको एनफोर्स तो नहीं किया जा सकता ना, वही चीज़ है। तो इनर मोरालिटी ऑफ लॉ में उन्होंने कुछ बताया कि देयर मस्ट बी रूल, एक तो रूल होना चाहिए, वो रूल मस्ट बी पब्लिक, ठीक है, सबको पता होना चाहिए, पब्लिकली होना चाहिए। अब ऐसे रूल्स नहीं बनने चाहिए जिनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो, कि मान लीजिए रूल आज बन रहा है और जो इससे पहले जो
काम हो चुके हैं उनके अगेंस्ट में भी रूल लग रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद जो लॉ बने हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के नहीं है, कि रूल मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल। जो रूल्स बनेंगे वो ऐसे होने चाहिए कि वो समझ में आ जाएं। रूल मस्ट नॉट बी कॉन्ट्ररी। जो रूल बनेंगे वो ऐसे नहीं होने चाहिए जो कंट्ररी हो किसी और प्रोविजंस के साथ। रूल मस्ट नॉट रिक्वायर कंडक्ट बियॉन्ड द पावर ऑफ इफेक्टिव पर्सन। अब कोई ऐसा रूल नहीं होना चाहिए जो विक्टिम है, जो इफेक्टिव पर्सन है, उसी से कुछ काम करवाता हो। रूल मस्ट नॉट बी चेंज फ्रिक्वेंटली। जो रूल्स हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होने चाहिए। देयर मस्ट बी सिमिलरिटी बिटवीन रूल्स डिक्लेयर्ड एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रूल्स जो डिक्लेयर किए गए हैं वो कुछ और हैं और जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो तब कुछ और है। ठीक है, तो ये नेचुरल लॉ स्कूल है। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बताया जाता है हमें, ये नेचुरल लॉ के स्कूल के साथ इसको फिलोसफिकल स्कूल भी कहा जाता है। और इसमें ये बताया जाता है कि जब कभी भी जो हमारा सोवरन है, ठीक है, सोवरन है जो हमारे, वो कोई ऐसा लॉ पास नहीं करेंगे, ऐसा लॉ नहीं बनाएंगे जो कि नेचुरल लॉ या और रीजनिंग के अगेंस्ट हों। ठीक है, अगेंस्ट द रीजनिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमें बताता है। अब सपोज कीजिए कि सोवरन है, उन्होंने कोई लॉ बना दिया जो कि ऐसा लॉ है जो ऑडी ऑल्टरम पार्टम के अगेंस्ट है, कि भाई ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया तो हम एक पार्टी को सुन के ही उसके अंदर उसको पनिशमेंट दे देंगे। तो ये जो लॉ है ये नेचुरल लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है, और रीजनिंग के अगेंस्ट भी है। तो इसलिए ये लॉ को क्रिटिसाइज किया जाता है, ऐसे प्रिंसिपल्स को। ऐसा लॉ बनेगा ही नहीं। और एट द एंड फिलोसफिकल स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल का एंड जो होता है वो होता है टू प्रोवाइड जस्टिस। ओके, बाय दिस, थैंक यू गाइज।